वेलकम टू यू ऑल। और आज हम हमारा साइंस का जो चैप्टर है वो क्लास 6 चैप्टर 5 है। इसमें चैप्टर 3 लिखा है क्योंकि मैंने अलग PDF निकाला है आपके लिए, लेकिन है सब कुछ सेम, थोड़ा एक्स्ट्रा है तो वो हम करेंगे नहीं, जो आपकी बुक में ही है वही पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं इसमें जो एक्स्ट्रा दे रखी हैं वो अभी हम नहीं पढ़ेंगे कि वरना आप कंफ्यूज जाएंगे कि आपके चैप्टर में क्या क्या है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो एक्स्ट्रा चीज़ें हम जर्नल वीडियोस में डिस्कस कर देंगे। तो देखो, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का आज हम ओवरऑल रिवीजन करेंगे। वैसे तो मैं पूरे चैप्टर का वीडियो पहले बना चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक आइडिया हम ले लेते हैं चैप्टर का, मतलब थोड़ा सा, मतलब हम वो कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, रिवीजन ओवरऑल ले लेते हैं, राइट। तो आप देख सकते हैं उस वीडियो को भी। खैर, इसमें मैं इतना ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करूँगी, सिंपल पढ़ाती चाहूँगी। अगर आपको डिटेलिंग वाला वीडियो देखना है तो आप प्लीज़ वो वाला वीडियो देख लीजिए। फिलहाल हम शुरू करते हैं। सो इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट नीड फॉर क्लीनिंग फूड। क्लीनिंग फ्रॉम प्रोडक्ट हम नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे फिर सीधा क्लीनिंग ऑफ फूड। फिर क्योंकि ये आपके नहीं है, सेकेंड वाला आपके में नहीं है। क्लीनिंग ऑफ फूड है, डिकेंटेशन एंड सेडिमेंटेशन है, filtration and loading, separation components of a mixture, multiple separation. So let's start. So need for cleaning food, तो इसमें आपको ये बता रखा है कि जो कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं उनको आप बिना वॉश करे खा सकते हैं, जैसे कि प्लम्स वगैरह, ये सब कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं जिनको आप बिना वॉश करे भी खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन वैसे ही कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं जिनको आपको वॉश करना पड़ता है, क्योंकि उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं जिनको आपको वॉश करना होता है और उसको फिर से एक प्योर फॉर्म में बनाना होता है ना। फूड इज़ क्लीन फॉर, ये देख लेते हैं, सो रिमूविंग अनवांटेड और हार्मफुल कंपोनेंट्स एंड ऑब्टेनिंग डिजायर्ड यूजफुल कंपोनेंट्स इन प्योर फॉर्म। तो ये वाला आपके में नहीं आ रहा है, ये तो इसमें ऐसे ही दे रखा है। So the process of cleaning farm product includes following practices. तो अब कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, कुछ स्टेप्स हैं जो आपको दिए हुए हैं आपकी बुक में, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस से अलग कर सकते हैं। सबसे पहला आता है आपका थ्रेशिंग। अब थ्रेशिंग क्या होता है? The stacks of harvested crop are thrashed against a slab of rock. Threshing is done in the same way as a washerman or धोबी does with his clothes at धोबी घाट. Grains get separated from the husk by threshing. Threshing may be done manually or with the help of मशीन्स। अब थ्रेशिंग होता है, थ्रेशिंग में बेसिकली क्या होता है, जो स्टैक्स होती हैं हार्वेस्टेड क्रॉप्स की उनको थ्रैश किया जाता है, यानी कि उनको बीट किया जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में ध्यान से देखिए, तो देखिए इनको थ्रैश किया जा रहा है, बीट किया जा रहा है, हार्वेस्टेड क्रॉप्स जो होती हैं, ताकि उनमें से जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो अलग हो जाए। ठीक है, सो एक स्लैब ऑफ रॉक में उसे रखा जाता है, जो रॉक होती है उसके ऊपर उसको रखा जाता है, फिर उसको खूब बीट किया जाता है, थ्रेश किया जाता है। ठीक है, एंड थ्रेशिंग इज डन इन द सेम वे एज अ वॉशरमैन। वॉशरमैन जो धोबी होता है ना, कपड़ों को करता है, वैसे ही थ्रेशिंग भी होती है, उसको बीट किया जाता है। ठीक है, जो हार्वेस्टेड क्रॉप होती है उसको बीट किया जाता है ताकि उसमें से जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो क्या हो जाए, अलग हो जाए। ये मैन्युअली किससे, थ्रेशिंग में बी डन और विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, डन मैन्युअली और विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। तो थ्रेशिंग आप हाथों से करते हैं, राइट, और ये मशीन से भी हुआ करती हैं, मशीन से भी आप थ्रेशिंग कर सकते हैं। अब है विनोइंग। अब विनोइंग क्या होता है, तो देखिए,
On threshing the crop plants, farmer gets a mixture of straw, husk and the grain. Straw and husk are collectively called chaff. Chaff is separated from the grain by the method of winnowing. This method is used when one of the component is heavier than the other. It is simple method. Farmer stands on a high platform and releases the mixture of chaff and the grain from the winnow charge. Keeping the winnow at the level of his head, the grain being heavier fall under the winnow, and chaff being lighter is blown a little away by wind. The separated chaff is used as fodder for the cattle. Blowing wind plays an important role in the process of separation of grain from husk by winnowing. ये फोटो को ध्यान से देखिए, इसके थ्रू हम विनोइंग को समझेंगे। तो विनोइंग में हम क्या करते हैं? विनोइंग में एक्चुअली अगर मैं सिंपली बोलूँ तो हम विनोइंग में क्या करते हैं, हम देखिए ऐसे खड़े हो जाते हैं। पहले तो एक लंबे प्लेटफॉर्म में खड़े हो जाते हैं, उसके बाद जो हैवियर ऐसी कोई मशीन होती है, देखिए मतलब मशीन ये ऐसी एक चीज़ होती है, थोड़ी ऐसी सी होती है, ठीक है वो चीज़। तो उससे क्या करते हैं, उसके ऊपर जो भी सारा हार्वेस्टेड क्रॉप वगैरह उसको लेते हैं, जो क्रॉप है ग्रेन्स वगैरह है, और फिर उसमें से हस्क और इम्प्योरिटीज कैसे सेपरेट होते हैं? बाय ब्लोइंग इट। उसको विनो किया जाता है, मतलब उस जगह में उसको वो किया जाता है, ज़्यादा उस पर दबाव किया जाता है जहाँ पर हवा ज़्यादा होती है। तो विनोइंग में हम क्या करते हैं, एक्चुअली हम ब्लो करते हैं। हम ब्लोइंग से जब हम ब्लो करते हैं तो विनोइंग भी बस इतना ही होता है कि हम ब्लो करते हैं। हम क्या करते हैं, जो ग्रीन होती है जब हम उसको ब्लो करते हैं, हवा मतलब उसको यूँ ऐसे हिलाते हैं ना, ऐसे हिलाते हैं तो फिर ना हवा की वजह से, हवा के दबाव की वजह से जो उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं वो ग्रेन से अलग हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया विनोइंग। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप मेरा पुराना वीडियो जो कि सेपरेशन ऑफ सेंटेंसेस का ही है उसको देख लीजिए, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अभी मैं आपको प्रेफर करूँ तो आप प्लीज़ ये वाला वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो देखो, आप ये भी बोल सकते हो, दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। विनोइंग इज यूज्ड टू मेरे ढूंढने। तो हैंड पिकिंग देखिए, तो विनोइंग क्या होता है? विनोइंग होता है जब हम विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और ब्लोइंग एयर। तो विनोइंग होता है जब हम हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। सो दैट्स योर विनोइंग, ठीक है। तो विनोइंग में बेसिकली हम विंड से या फिर एयर को ब्लो करके हम जो लाइटर एंड हेवियर कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट करते हैं। अब हैंड पिकिंग क्या होता है? तो देखो, हैंड पिकिंग होता है, हैंड पिकिंग सबसे इजी है। हैंड पिकिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं, हाथों से पिक करके कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। मतलब जो सब्सटेंसेस हैं उनको हाथों से, उनकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको हम हाथों से पिक करते हैं और सेपरेट करते हैं। दैट्स योर हैंड पिकिंग। बट यू नो साइज वैरीज, जो साइज़ है वो भी देखना पड़ता है। अगर साइज़ बड़ा है, सब्सटेंस का साइज़ बड़ा है तो हम उसको जो इम्प्योरिटीज़ है उनको आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर उस कंपोनेंट या उस सब्सटेंस का जो साइज़ है वो छोटा है, साइज़ छोटा है उसका, तो हम
नहीं कर सकते, इट्स इम्पॉसिबल। तो हम हाथों से उसको पिक करके सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो हम बेसिकली हैंड पिकिंग में ये करते हैं कि हम हाथ जो ग्रेन्स वगैरह है, देखिए ग्रेन्स की जो मतलब पेबल्स वगैरह हैं, इन सब को तो हम हैंड पिकिंग के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन अगर कंपोनेंट्स छोटे हैं, जो अगर देखिए अगर साइज़ छोटा है उन कंपोनेंट्स का, तो फिर हम हैंड पिकिंग नहीं कर सकते। एक और चीज़ पता चली है, वो चीज़ है कि अगर क्वांटिटी भी कम हो तो भी हम कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो तो हम नहीं कर सकते हैं। तो basically certain impurities like particles of sand and soil do not get removed from the grain by thrashing and winnowing. In such cases, hand picking is practiced. Generally, this method is used by housewives to remove the undesirable components from food grains. Hand picking is also practiced by fruit growers. Fruits from plants are plucked and are graded as large and small, or ripe or unripe, by hand. Before packing and forwarding them to the market for sale. तो विनोइंग में ये बता रखा है, साइज वैरी होता है, मतलब कुछ कंपोनेंट्स जो होते हैं, मतलब कुछ जो चीज़ें होती हैं उनको तो हम थ्रैशिंग और विनोइंग के थ्रू कर लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ होती है जिनको हम थ्रैशिंग और विनोइंग के थ्रू नहीं कर सकते हैं। वो हमको हैंड पिकिंग करने की वजह, जब उनको हम हैंड पिकिंग करते हैं तभी वो सेपरेट होती हैं एक दूसरे से। ठीक है, जैसे कि ज़्यादातर ये फ्रूट ग्रोअर्स जिसमें बता रखा है उनके द्वारा भी किया जाता है। जो फ्रूट ग्रोअर्स होते हैं वो फ्रूट्स को निकालते हैं। अब बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, तो एक एक करके कौन सा राइप है और कौन सा अनराइप है उनको सेपरेट करते हैं बाय हैंड पिकिंग। तो ये तो हो गया हैंड पिकिंग। अब हम बात करते हैं सीविंग। तो सीविंग भी बहुत ही ईजी है। इसमें सिर्फ आपको ये बता रखा है कि देखिए एक मिनट, सीविंग मतलब होता है छलनी। तो आपको अगर कोई कंपोनेंट या फिर मिक्सचर को सेपरेट करना है तो आप सीविंग के थ्रू भी कर सकते हैं, यानी कि आप उसको छान भी सकते हैं। जैसे कि जनरली क्या होता है, जब आपका घर का कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, तो जो मिट्टी वगैरह होती है, जो वो होती है बजरी जो होती है, उसको हम क्या करते हैं, वो करते हैं बहुत ज़्यादा। जो आपने देखा होगा, जो वो होते हैं ना, नाम याद नहीं आ रहा, जो वो होते हैं, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, क्या बोलते हैं उन्हें। तो वो क्या करते हैं, छलनी के द्वारा, ऐसी कुछ सीव होती है, सीव से हम बोलते हैं, सीव के द्वारा क्या करते हैं, थ्रू सीव वो करते हैं सीविंग। मतलब जो बजरी है उसको छान लेते हैं ताकि जो भी उसमें पेबल्स वगैरह हैं वो सब उससे अलग हो जाए। ठीक है, और जो मिट्टी है, जो बजरी है, वो आ जाए यहाँ पे। ठीक है, so this method is used when the component of a mixture are different size. Sieving removes unwanted seeds and soil particles from grains. हाँ, तो ये ग्रेन्स में भी यूज़ किया जाता है। अभी हम हमने मिट्टी का एग्जांपल लिया था, हम ग्रेन्स की लेते हैं। तो ऐसा एक मशीन, ऐसी एक चीज़ होती है, इसको हम सीविंग बोलते हैं। तो क्या करते हैं लोग, इसके द्वारा भी, इसके थ्रू भी लोग सीव करते हैं, यानी कि जो ग्रेन्स होती है उनकी इम्प्योरिटीज़ को, उनकी जो इम्प्योरिटीज़ है उनको सेपरेट करने के लिए वो इस मेथड का भी यूज़ करते हैं, दैट इज़ योर सीविंग। और वो सीविंग किससे करते हैं, कौन सी मशीन से करते हैं, सीव से करते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, सो अगला देखते हैं। अगला है एडिशनल लर्निंग। ओके, उसमें कुछ हमको एडिशनल लर्निंग मतलब एक्स्ट्रा बता रखा है। सो mechanized harvesting. Harvesters combines are the machines used for harvesting, threshing, and separating the grain from chaff. All these three mechanisms are performed
simultaneously, time taken in completing this work by a harvester machine is quite short, and the produce means grain can be shifted from the farms and stored in safe places or sent to market well in time. Mechanized farming is being practiced on pig farms. So that's your harvester combines. It's a machine. Next is cleaning of food. So here, as we have learned earlier, we filter tea to separate tea from tea leaves. In such cases, filtration process is used to obtain insoluble substances like tea leaves from the solvent string. We make use of the following properties of materials for the separation from one another. Materials that float on water. Materials that float on water. देखो, वो मटेरियल्स जो कि वाटर में फ्लोट करते हो उनको हम बोलते हैं floating materials. Then what materials that sink in water उनको हम बोलते हैं sinking materials. Now materials that are soluble और miscible. Soluble क्या होता है? देखिए, soluble होते हैं वो मटेरियल्स जो कि वाटर में मिक्स हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं सॉल्युबल सब्सटेंसेस. अरे मैं आपको ये तो बताने भूल गई. मटेरियल्स दैट फ्लोट ऑन वाटर. तो वो मटेरियल्स जो कि वाटर में फ्लोट होते हो, मतलब जो वाटर में फ्लोट करते हो, बहते हो, बहते नहीं, सॉरी, तैरते हो. एंड मटेरियल्स दैट सिंक इन वाटर, वो मटेरियल्स जो कि वाटर में डूब जाते हो. देन मटेरियल्स दैट आर सॉल्युबल और मिस्किबल. वाटर में सॉल्युबल होता है वो सब्सटेंस या फिर वो मटेरियल जो कि वाटर में डिजॉल्व हो सकता हो, उसे हम बोलते हैं सॉल्युबल. मिस्किबल होता है वो लिक्विड जो कि वाटर में डिजॉल्व हो सकता हो. ठीक है. मटेरियल्स दैट आर नॉट सॉल्युबल और इमिस्किबल इन वाटर. तो इनसॉल्युबल होता है वो, इनसॉल्युबल मतलब होता है वो मटेरियल जो कि वाटर में डिजॉल्व नहीं हो सकता हो, उसे हम बोलते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंस. एंड इमिस्किबल इन वाटर होता है वो लिक्विड जो कि वाटर में डिजॉल्व नहीं होता हो, उसको हम बोलते हैं इमिस्किबल इन वाटर. अब है फ्लोटेशन एंड सिंकिंग मेथड. इसको हम एकदम वैसे तरीके से लेते हैं, एक प्रोसेस के तरीके से लेते हैं. तो देखो, सेडिमेंटेशन क्या होता है. ये वाटर, ये ग्लास है, थोड़ा डार्क कर लेते हैं. थोड़ा ये ग्लास है आपका. ग्लास में आपने क्या किया, पानी भर दिया यहाँ तक, और आपने डाल दिया 1 स्पून मिट्टी. तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि मिट्टी जो है वो है ना फ्लो ऐसे बह रही है, तैर रही है. फिर बाद में जब आप देखेंगे, जब आप थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व करेंगे, तो आप देखेंगे सारी मिट्टी तो नीचे बैठ गई और जो वाटर है वो सब पूरा ऊपर, और सारी मिट्टी जो है वो नीचे बैठ गई, सेडिमेंट हो गई. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन. ठीक है. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन. जब सारा जो पूरा जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो आप डालते हो वो नीचे बैठ जाता है, और जो प्योर सब्सटेंस होता है वो एक वहीं पे ऊपर रहता है. दैट्स योर सेडिमेंटेशन. जब इनसॉल्युबल सब्सटेंस सेडिमेंट हो जाता है, जो सॉलिड पार्टिकल होता है वो सेटल्ड हो जाता है नीचे, दैट इज योर सेडिमेंट. सो द सॉलिड, एक मिनट. So the solid particle which settle
down in water are called so the solid particles which settle down in water are called sediments. तो ये प्रोसेस होता है हमारा सेडिमेंटेशन का. इसको देखते हैं, इसको ध्यान से देखिए. ये है एक डर्टी वाटर, गंदा पानी. गंदा पानी इसलिए है ये क्योंकि इसमें हमने क्या करा, सॉल्ट डाल दिया, राइट. इम्प्योर सॉल्ट नहीं, सॉरी सैंड डाल दिया. इम्प्योर तो गंदा, डर्टी इम्प्योर वाटर हो गया. कुछ देर बाद हमने देखा, अरे भाई सारी सैंड तो नीचे बैठ गई, वो तो सेडिमेंट हो गई, और पानी ऊपर रह गया, क्लीन वाटर ऊपर रह गया, और सैंड जो है वो सेडिमेंट हो गई, नीचे बैठ गई. तो बहुत ही अच्छा तरीका है किसी इम्प्योर सब्सटेंस यानी कि किसी इनसॉल्युबल सब्सटेंस को एक मतलब वाटर के साथ क्या करने का, सेपरेट करने का. फिर मैंने सोचा इसके तो और भी ज़्यादा अच्छे तरीके होंगे. तो क्या करा, मैंने ग्लास लिया एक और, एंड देन मैंने इसी वाले ग्लास में से जो क्लीन वाटर है उसको सेपरेट कर लिया और दूसरे पानी में भर दिया. तो ये हो गया मेरा डिकैंटेशन. सी दैट. सी हियर. बेटा मेरा मोबाइल लेके था. ध्यान से देखिए इसको. मड सेडिमेंट्स, then this is your glass rod and this is your clean water. तो देखिए गंदा पानी है, सबको निकाल दिया. तो ये प्रोसेस हुआ आपका सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन का. अच्छे समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देख लीजिए. प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. तो देखो ये डर्टी वाटर हमने लिया क्योंकि पानी के एक अच्छे पानी के अंदर हमने सॉल्ट डाल दिया. तो पहले तो हमको लगेगा छी कितना गंदा पानी है, पानी तो गंदा हो गया, ख़राब हो गया. फिर हमने क्या किया, कुछ देर बाद जब वो रखा रहा तो हमने बाद में जब हम आए तो हमने देखा कि जो गंदा पानी मतलब जो सैंड है वो तो सारी सेडिमेंट हो गई, नीचे बैठ गई, और जो क्लीन वाटर है वो सारा वहीं उसी जगह में था. तो ये देखो, ये तो बड़ा अच्छा प्रोसेस लगा हमको सेपरेट करने का. फिर हमने क्या किया, हमने उसी अच्छे पानी को एक दूसरे ग्लास में भर लिया. तो ये हुआ आपका डिकैंटेशन. ठीक है. अब है क्लीनिंग ऑफ फूड बाय द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन, इवेपोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन. तो देखो क्रिस्टलाइजेशन तो है नहीं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, कोई बात नहीं. तो accidentally common salt got mixed with dust. To obtain pure salt from the mixture, we put the mixture in a small amount of water in a container. It is left to stand for some good time so that the impurities that may settle down. तो देखो accidentally common salt got mixed with dust. To obtain pure salt from this mixture, we put the mixture in a small amount of water in a container. It is left to stand for some good time so that the impurities may settle down completely as sediments. Gradually the salt gets dissolved in water. The water with the dissolved salt in it, salt solution, is separated from the dust, means sediments, by decantation. The salt solution is then filtered through a
through a muslin cloth or any strainer to separate out. तो देखो बेसिकली इसमें आपको क्या बताया है. So basically it's an activity. So I'm telling you that please collect some muddy water from a pond or a river. If it is not available, mix some soil to water in a glass. Let it stand for half an hour. Observe the water carefully and note your observations. Just some soil settle at the bottom of water. Why? What will you call this process? So ये जो अभी मैंने आपको बताई एक्टिविटी, तो उसकी थी सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन की. जो आपके में है वो है नाउ स्लाइटली टिल द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर. लेट द वाटर from the top flow into another glass. What will you call this process? What is the water in the second glass still muddy or brown in color? Now filter it. Did the tea strainer work? Let us try filtering the water through a piece of cloth. In a piece of cloth, small holes or pores remain in between the woven threads. These pores in a cloth can be used as a filter. If the water is still muddy, impurities can be separated by a filter that has even smaller pores. A filter paper is one such filter that has very fine pores in it. A filter paper folded in the form of a cone is fixed onto a funnel. The mixture is then poured on the filter paper. Solid particles in the mixture do not pass through it and remain on the filter. तो इसमें सिर्फ आपको ये बता रखा है कि एक बहुत छोटी सी चीज़ है ये, जो कि आपकी बुक में दे रखी है. लिखा है, देखिए, इवेपोरेशन. तो क्या आपको क्या करना है, आपको ग्लास लेना है, उसके अंदर पानी भरना है, नीचे क्या ना कपड़ा बिछा देना है. ठीक है, ऐसे ये जो है ना ये कपड़ा, ये देख सकते हैं आप इसको. और फिर नीचे से क्या करनी है, आग लगा देनी है. मतलब नीचे जो ऐसा है उसके ऊपर क्या करना है, आपको आग लगाने देनी है. तो जो ग्लास है उसके आप अंदर पानी भर दीजिए. हाँ, फिर मैंने बता दिया आपको, नीचे कपड़ा लगा दीजिए, ऊपर से नीचे से आग का और लगा दीजिए. तो आप देखेंगे जो पानी है ना वो वेपर्स में ऊपर चला जाएगा. और उसके अंदर आप सॉल्ट डालेंगे तो सॉल्ट जो है वो तो क्या होगा, सॉल्ट जो है वो तो बच जाएगा. अगर आप ज़्यादा अमाउंट में डालेंगे तो सॉल्ट तो बच जाएगा, लेकिन जो वाटर है वो ऊपर चला जाएगा. ठीक है, ऊपर वो चला जाएगा, उसकी वो वेपर्स में बदल जाएगा. सो दैट्स योर एक्टिविटी. नाउ लेट अस सी इवेपोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन. Sugar or salt can be obtained from a solution by evaporating water from it, either in sun or on flame. The dissolved substance in the solution is left behind as crystals on evaporation or water. So, इसमें आपको देखिए क्या हो रहा है. इसमें बताया the process of conversion of water into its vapor is called evaporation. ये तो आपको पता ही है. Now the process of evaporation take place continuously wherever water is present. Where do you think salt comes from? तो देखो सॉल्ट कहाँ से आता है. सॉल्ट आता है आपके सी से. अब कैसे आता है, थ्रू क्रिस्टलाइजेशन. तो देखो क्या हुआ है इसमें, सिर्फ ये बताया है.
जो देखिए सपोज एक रिवर सी है, सॉरी सी, अब ये तो आपको पता है सी के अंदर खूब पानी होता है, पानी नहीं सॉरी वो होता है सॉल्ट होता है। तो देखो और ये मान लो सन है, तो क्या होता है सन की जब रेज आती है सी में तो जो पानी होता है वो तो वेपर्स में बदल जाता है और फिर बचता ही क्या है, सॉल्ट बचता है। तो सॉल्ट हमको ऐसे मिलता है। तो ये तो हो गया आपका इवेपोरेशन, जिसमें क्या होता है जो वाटर होता है वो वेपर्स में बदल जाता है, इसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। सो शुगर और सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ सॉल्यूशन बाय इवेपोरेटिंग वाटर। तो आप एक और एक्टिविटी कर सकते हैं, क्या करें, अरे नहीं सॉरी कहीं दे नहीं रखी वो, फाइन मैं बता देती हूँ। क्या करिए आपको एक्टिविटी करनी है ना, ये बहुत आसान है। ऐसे करिए आप, एक और तरीका है, देयर इज वन मोर मेथड ऑफ कंडेंसेशन। आई थिंक कंडेंसेशन नहीं बताया इसमें, ओके कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो आप क्या करिए, मैंने आपको बता दिया इवेपोरेशन का पूरा बता दिया, राइट। अब चलिए कंडेंसेशन में आते हैं। कंडेंसेशन में बेसिकली क्या होता है, बहुत अच्छी एक्टिविटी है। लेट मी ओपन माई वेबकैम। देखो उसको ध्यान से देखना, देख रहे हो ना, देखो इसमें जैसा कि आप देख सकते हो ये एक आपका हो गया, अच्छे से विजिबल नहीं होगा नो, तो ये हो गया आपका ग्लास, ठीक है, और उसमें पानी यहाँ तक है, बता देती हूँ, ठीक है। तो देखो ये कंडेंसेशन का और इवेपोरेशन का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। सबसे पहले तो कंडेंसेशन का मतलब जानो। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो वो प्रोसेस जिसमें जो वाटर वेपर है वो वाटर की फॉर्म में आते हैं उन्हें हम बोलते हैं कंडेंसेशन। इवेपोरेशन समझ लिया, अब कंडेंसेशन भी समझ लिया। अब एक बार ये इसके थ्रू भी दोनों समझेंगे, तो देखो ये हमने क्या लिया, एक ऐसा सा वो लिया हमने, जानते होंगे आप, नाम मैं नहीं जानती, जिससे हम चाय भी वो करते हैं, सर्व करते हैं। तो देखो इसमें हमने पानी भर लिया और सॉल्ट डाल दिया खूब, नीचे जला दी आग, खूब पानी भर दिया, खूब सॉल्ट डाल दिया, इधर एक आपने रख दिया, देखो इधर रख दिया आपने एक प्लेट, ठीक है, और देन आपने प्लेट, देखिए आप मेटल की प्लेट लेंगे तो थोड़ी ठंडी होती है, ठीक है, आप ऐसी प्लेट लेंगे, ऊपर डालेंगे बर्फ़, तो बर्फ़ पिघलती जाएगी और वो बनती जाएगी वाटर बनती जाएगी वो। तो ये होता है आपका कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन। वाटर से वेपर के बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन, एंड वेपर्स के वाटर बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। आ गया समझ में? नाउ लेट्स मूव टू आवर टॉपिक। अब एक चीज़ रह गई थी हमारी, फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन भी बहुत इजी होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो देखिए अब मैंने ग्लास लिया, ग्लास लेने के बाद इसमें पानी भर दिया नीचे, हाँ देखो पानी भर दिया,
एक इम्प्योर वाटर को मेरे को प्योर वाटर में चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगी, उसकी मुझे इम्प्योरिटीज़ को वाटर से सेपरेट करना है, तो मैं क्या करूँगी, बहुत इजी सा काम करूँगी, मैं करूँगी फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन आप या तो फिल्टर पेपर से कर सकते हैं, फिल्टर जो आता है उससे कर सकते हैं, आप एक स्ट्रेनर को लेके भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब ज़्यादातर हम फिल्ट्रेशन कब करते हैं, हम चाय को फिल्टर करते हैं बाय स्ट्रेनर लेते हैं, एंड देन क्या करते हैं, हम स्ट्रेनर को लेके वाटर को, मतलब टी लीफ से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। कैसे करते हैं, थ्रू फिल्टर कर सकते हैं। वैसे तो हम इसको सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है, वही है ना, थोड़े गंदे गंदे पार्टिकल्स जो होंगे टी लीव्स के वो आ जाएंगे, राइट। और लेकिन अगर हमको अच्छे से करना है, अच्छी से अगर हमको टी चाहिए और हमको टी लीफ को टी से सेपरेट करना है, तो हम फिल्टर कर सकते हैं टी को। ठीक है, बाय स्ट्रेनर, थ्रू स्ट्रेनर मतलब। ठीक है, तो ये होता है आपका प्रोसेस स्ट्रेनर का। To obtain clean water for drinking, we may use of porous filter candle. Steel drum with a filter candle is available in the market. Tap water, which is to be cleaned, is filled in the upper drum. Water passes through the porous filter and comes down in the lower drum, drop at drop. This is clean water. Impurities, if any, are deposited on the candle filter. Candle is cleaned from time to time. The milk, the juice, or the clean water obtained on filtration is called filtrate. The substance that remains over the filter is called residue. तो ये इतना सब कुछ इतना आपकी बुक में है नहीं, फिर भी समझ ली, अच्छी बात है। अब लोडिंग भी नहीं है वैसे तो, कोई बात नहीं। आई थिंक लोडिंग मतलब वो है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो आपकी बुक में दिया हुआ है। खैर सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। तो ये आपको फिल्टर पेपर बनाने का प्रोसेस दे रखा है। इस एक्टिविटीज़ को तो हम बाद में देख लेंगे, पहले तो मैं आपको वो बता देती हूँ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो देखो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, सपोज हमने ग्लास लिया, ठीक है, पानी डाल दिया, और अगर हम 4 to 5 नहीं मानो, चलो कर दो उसको 3 to 4, ठीक है, 3 to 4 मान लो, 3 to 4 मान लो। आपने 3 to 4 स्पून क्या डाला, आपने वो डाल दिया, 3 to 4 स्पून आपने शुगर डाल दिया, कोई सॉल्युबल सब्सटेंस डाल दिया, ठीक है। तो इतना तो चलेगा। अगर आपने इतने स्पून्स डाला तो जो आपकी शुगर है वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप उसका एक्सेसिव डाल देंगे, मतलब आप 3 to 4 स्पून तो चलेगा, लेकिन अगर आप डाल दे 5 to 6 स्पून अगर आप डाल दे तो नहीं चलेगा। तो शुगर डिज़ोल्व नहीं होगी वाटर में, शुगर डिज़ोल्व नहीं होगी। शुगर भी लिमिटेड उसमें डिज़ोल्व होती है। अगर आप मतलब कोई सॉल्युबल सब्सटेंस भी मतलब लिमिटेड में अगर आप उसका एक्सेसिव कर दें तो वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा, फिर वो डिज़ोल्व आपका नहीं होने वाला है, ठीक है। सो दैट्स योर सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
नाउ समिंग अप, समरी देख लेते हैं. Farm products need separation of its components. Our food needs cleaning by the methods of separation of substances before use. Some substances are pure and some are impure. Elements and compounds are pure substances. Mixtures are generally impure when different things get mixed up. Mixtures may be found in nature or they may be man-made. Separation of substances helps us in removing harmful or unwanted components and obtaining useful or desired substances from a mixture. Now methods of separation are threshing and picking, magnetic separation. Magnetic separation तो I think मैंने आपको magnetic separation नहीं बताया. Magnetic separation देख लेते हैं. एक बाउल लीजिए, थोड़ी मिट्टी डाल दीजिए. मिट्टी में थोड़े आप पार्टिकल्स डालिए आयरन के. मैग्नेट लीजिए, आयरन सेपरेट हो जाएगा मिट्टी से. दैट्स अ मैग्नेटिक सेपरेशन. ठीक है. चर्निंग, अ फिजिकल प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग बटर फ्रॉम मिल्क. मतलब इसमें तो हम यूँ करते हैं ना, एक चीज़ होती है उसको घुमाते रहते हैं. Then decantation, pouring out of the solvent or liquid slowly. Then element, a substance made from identical particles of one material, that is your element. Immiscible, when two liquids do not mix well with one another. Then impure substances. Then what is impure substances? Substances mixed with impurities. Loading, adding of a substance to speed up sedimentation. Mixture, a combination of two or more substances, that's our mixture. Then pure substances which are pure for their components. Sedimentation, setting down of heavier substances in a liquid. So these are your exercises. Thank you for watching. I hope आपको मज़ा आया होगा. नाउ अब मैं जल्दी से बाय करूँगी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया है हमारा. तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया, बैटरी भी काफ़ी कम हो गई है और वीडियो भी बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया है. नाउ आई एम गोइंग. तो अब मैं बाय बाय करती हूँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक्स सो मच.